डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी की होली हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हुई होगी, अपने परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ व्यतीत होगी। साथियों, आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कुछ सामान्य बातें पर चर्चा करेंगे। जैसे कि समावेशी शिक्षा एक्चुअल में ज़रूरत किसको है? दिव्यांगजनों के लिए, यह जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित है। जैसे कि अगर हम दिव्यांगों की शिक्षा की अंतर्गत बात करते हैं तो दिव्यांग किसे कहते हैं? अब यहाँ पर कुछ आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि दिव्यांग मतलब व्हाट, या इसी को हम कह सकते हैं जो पहले आता है पीडब्ल्यूडी एक्ट में, विशिष्ट बालक, और इसके बाद फिर उसी विशिष्ट बालक को क्या किया गया? विशिष्ट बालक। आगे चल के इसे विशिष्ट बालक को नाम दिया गया विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नाम दिया दिव्यांग। दिव्यांग अर्थात ये जो यात्रा है दिव्यांगों की शिक्षा के संदर्भ में, और इसे दिव्यांग भी कहा जाता है, दिव्यांगजन भी कई जगह निहित है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा दिव्यांग। तो ये विशिष्ट बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, दिव्यांग बालक, ये क्या है? यह है हमारे सोचने का तरीका। जैसे इसको हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल नीड चाइल्ड, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जिनकी आवश्यकता की फुलफिल करने के लिए जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आया हुआ है क्षति, अक्षमता और विकलांगता। आपको सामान्य लगेगा कि नहीं, तीनों के तो मतलब एक ही है, क्योंकि डिसेबिलिटी के अंतर्गत होता है कि क्षति अलग है, अक्षमता अलग है और विकलांगता अलग है। जैसे यहाँ पे दिया भी है, क्षति मतलब अंग दोष। जैसे सपोज मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को देखने में दिक्कत हो रही है, उसका रेटिना खराब हो गया है, या मान लेते हैं उसका हाथ कट गया है, या कुछ फ्रैक्चर हो गया है, पैर कट गया है, कान वो हो गया है, तो ये क्या है? उसका अंग दोष है। रेटिना की कमी के कारण क्या हो रहा है? अक्षमता आ रही है। आ रहा है समझ में? रेटिना की कमी के कारण क्या आ रही है? अक्षमता। क्षमता मतलब ऐसे समझ लीजिए क्षमता है, किसी कार्य को करने की क्षमता। अक्षमता मतलब उस काम को वो कर नहीं पा रहा है, किसके कारण? अंग दोष, क्षति के कारण। अर्थात क्षति के कारण वह काम नहीं कर पा रहा, और चूंकि वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या बन जाती है? उसकी विकलांगता, हैंडीकैप। तो क्लियर हुआ? क्षति, क्षति के बाद आता है अक्षमता, अक्षमता के बाद विकलांगता, हैंडीकैप। जैसे यहां दिया भी है, शारीरिक मानसिक क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। जैसे रेटिना की खराबी से कोई ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या हुआ? उसकी वो देखने की क्षमता क्या हुई? प्रभावित हुई, और वो
जो कार्य कर पा रहा था वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हुआ, उसकी विकलांगता हो गई। कार्य करने की क्षमता की कमी है, अर्थात जो अंग की कमी के कारण वो काम नहीं कर पाता है, और वही कारण क्या होता है, वो पिछड़ापन हो जाता है या उसको विकलांगता कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, भारत में विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में सबसे पहले अगर शिक्षा की बात की गई है, एमआर बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेशन बच्चों के लिए, सबसे पहले 1881 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित एक जो असाइलस ल्यूमिनेटिक असाइलस नाम से एक था जगह, वहां पर इनके लिए शिक्षा की बात की गई थी। और इसके बाद श्रवण बाधित बालकों के लिए 1882 में बंबई में बात की गई थी, पढ़ाने के उद्देश्य से। और तीसरे नंबर में आते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। 1887 ईस्वी में एनी शार्प ने द नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूशनल स्कूल फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड के नाम से एक स्कूल खोला था, जहां पे उनके पुनर्वास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए या उनके दैनिक कार्य के लिए उन्होंने क्रियान्वयन किया था, कार्यों का संचालन किया गया था। और 3 दिसंबर 1981 ईस्वी में, जैसे आपको ज्ञात है, कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रूप मनाया जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि 1887 के बाद क्या हुआ। 1887 के बाद इन बच्चों की दिशा में, शिक्षा की दिशा में उतने कार्य नहीं हुए, क्योंकि वह स्वतंत्रता का समय था, देश को आजादी चाहिए थी, तो एजुकेशन सेक्टर में उतना काम नहीं हुआ। और इस काम होता है 1947 के बाद, जब हमारी प्रथम शिक्षा नीति आती है, वहां पर ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। वहां पर यह भी निश्चित किया गया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जैसे कि मान लेते हैं लोकोमोटर डिसेबल बालक, ऐसे बालकों के लिए केवल आवागमन की ही सुविधा चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए कोई भी विशिष्ट स्कूल, कोई भी विशिष्ट अध्यापक की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल बाधा रहित वातावरण की। तो 1981 ईस्वी में थोड़ा सा क्रांतिकारी परिवर्तन आया पूरे वैश्विक परिदृश्य में, क्योंकि अब पूरे विश्व को लगने लगा कि नहीं, हम सामान्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारे साथ के स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा में अभी बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, इसकी दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। और 1983 ईस्वी में भारत में RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जो इन बच्चों के लिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्य करती है। अब RCI के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डिसेबल बच्चों के लिए सबसे पहली चीज RCI ही आई थी। 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने ये एक्ट बनाया था, और 1993 ईस्वी में ये क्रियान्वित हो गई थी, लागू हो गई थी। अब इसके उद्देश्य क्या थे RCI के? पहले पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, पुनः उन्हें उसी मुख्य धारा से जोड़ना। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनः उन्हें उसी मुख्य धारा से जोड़ देना। विशिष्ट क्षेत्र में व्यावसायिक व्यक्तियों का निर्माण, मतलब अब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक, वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई, ताकि इनको रोजगार प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण और शिक्षण के मानक, RCI ने डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए मानक स्थापित किए कि आपके पास कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट आवश्यक है, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, MR या कोई भी डिसेबल बालक को पढ़ाने के लिए। उन मानकों के विभिन्न ट्रेनिंग संस्थानों को लागू कराना, अर्थात अगर कोई भी किसी विशिष्ट बालक को पढ़ाने के लिए अपना कोई संस्थान खोलना चाह रहा है, तो उसे यहां से RCI से मान्यता लेनी पड़ेगी, और RCI वहां पर जाकर देखेगी कि जो चीजें रिक्वायरमेंट
एक डिसेबल बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए उस संस्थान में उपलब्ध है या नहीं। पुनर्वास और अनुसंधान में बढ़ावा देना मतलब जैसे बालकों के लिए विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्चेस को बढ़ावा देना कि किस प्रकार से विशिष्ट बालकों की शिक्षा को और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और पुनर्वास रजिस्टर, इसका मतलब है कि मतलब कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, सर्टिफिकेट नंबर और RCI नंबर होता है कि कितने लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। यह काम किसका है? RCI का। फिर आते हैं निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसके आने के बाद डिसेबल बच्चों के फील्ड में बहुत ज्यादा चेंज आए और ये कानूनी रूप से उनको अधिकार प्राप्त हो गया। ये अधिकार कौन से थे? 3% रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड जॉब, दोनों में उनको 3% रिजर्वेशन कानूनी रूप से क्या हुआ? लागू हो गया। इसके उद्देश्यों की हम पहले बात करते हैं कि समानता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान में भी निहित है, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता। मतलब ये जो इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे कि समानता मतलब सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, इसीलिए इनके लिए यह लागू किया गया। अधिकारों की रक्षा का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी भी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और पूर्ण सहभागिता अर्थात ऐसा नहीं है कि विशिष्ट बालक हैं तो उनको कहीं पर दाखिला लेने में, कहीं पर जाने में, आने में रोक टोक होगी, अर्थात उनको ससम्मान पूर्वक जीने के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। अगर PWD एक्ट में बात करते हैं तो टोटल 14 अध्याय हैं, 73 अनुच्छेद हैं, जिसमें PWD एक्ट ने डिसेबल बच्चों के सोचने के, देखने के तरीके में क्या कर दिया? नई उपलब्धियां जोड़ दी ताकि वो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सके। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, एजुकेशन फील्ड में 3 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया कि ऐसे बच्चों को शिक्षा की प्रबंध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भेदभावहीनता, यहां पे 6 से 18 वर्ष आप कर लीजिएगा। 6 से, जैसा कि NEP ने भी 6 से 18 वर्ष प्रावधान किया हुआ है और यह 1995 ईस्वी में भारत सरकार ने लागू किया था। मतलब आप 25 साल पहले, 26 साल पहले ही डिसेबल बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा योजना लागू हो गई थी। भेदभावहीनता अर्थात उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको आने जाने का, घूमने फिरने का, स्कूल में साथ में पढ़ने के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया। दंड का अधिकार अर्थात कोई भी ऐसे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो डिसेबल बच्चों के अधिकारों को खराब करता है, उनके दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए क्या है? दंड के भी प्रावधान निहित किए गए हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप